नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शनिवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी और कल 11 बजे नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। तो कई ऐसे मसौदे हैं जिस पर चर्चा होगी इस बैठक के जरिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक बुलाई जानी है, समय रखा गया है 11 बजे, सुबह के 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार ने यह कैबिनेट की बैठक बुलाई है, इस वक्त की बड़ी खबर। और कल का वक्त है जब 11 बजे यह बैठक शुरू हो जाएगी। शनिवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक 11 बजे से शुरू होगी और कई मुद्दों पर मंथन होगा और कैसे मंत्रिमंडल को विस्तार दिया जा सकता है, हो सकता है इस बात पर भी चर्चा हो जाए। तो नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और कल समय रखा गया है 11 बजे। आनंद है हमारे साथ। तो आनंद, कल 11 बजे का वक्त मुकर्रर है जब नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, क्या खबर है? देखिए कि निश्चित तौर पर इस हफ्ते में दूसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। नीतीश कुमार ने दूसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाया है और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अमूमन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन इस बार मंगलवार के साथ साथ शनिवार को भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। तो जाहिर तौर पर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है कैबिनेट की बैठक में। और कई सारी बातें सामने आ रही है। खबर ये भी आ रही है कि जो एमएलसी राज्यपाल कोटा से जो एमएलसी का चयन करना, उसको लेकर भी कुछ फैसला लिया सकता है। इसके अलावा पंचायत चुनाव के बारे में चर्चा हो रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर भी कैबिनेट के बैठक कुछ फैसला लिया सकता है। इसके साथ ही कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए सकते हैं। लेकिन अमूमन होता क्या है कि कैबिनेट के बैठक में तब तक जानकारी सामने नहीं आती क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कैबिनेट के बैठक का एजेंडा सेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण होगा एक कैबिनेट की बैठक। और आपको याद होगा कि विपक्ष लगातार इसी पर ये सवाल खड़ा करता आया था कि 1 महीने तक कैबिनेट की बैठक नहीं। अब स्थिति ये हो गई कि कैबिनेट की बैठक हफ्ते में 2-2 दिन हो रही है। तो निश्चित तौर पर कल के 11 बजे से होने वाले कैबिनेट की बैठक में नजरें टिकी रहेगी कि इस बैठक में नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं और उनकी कैबिनेट क्या कुछ फैसला लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारियों के लिए। तो कल 11 बजे नीतीश कुमार करेंगे कैबिनेट की बैठक और शनिवार का दिन 11 बजे बैठक शुरू होगी। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। और इससे पहले कल दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और दोनों डिप्टी सीएम की यह पहली मुलाकात थी प्रधानमंत्री के साथ। और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को सरकार चलाने का गुरुमंत्र मिला है। इसके साथ बिहार के विकास के लिए सही से काम करने और वोटरों को भरोसा बनाए रखने का भी मोदी मंत्र मिला। प्रधानमंत्री जी तो पूर्व से ही बिहार के लिए खड़े हैं और इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर बिहार की बात की। उनके मन में कहीं न कहीं पहले से भी बिहार के विकास के लिए कुछ वो उनका अपना एक दृष्टि है और इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, एनडीए को साथ लेकर बिहार को कैसे एक विकसित बिहार बनाए, इसके लिए काम करें। हम साथ। भारत जो है वो संस्कृति और संस्कार का जो देश है, तो बिहार भी उसमें और भी अव्वल रहे, क्योंकि बिहार पुरानी दृष्टि में देखिए तो वहीं से चाणक्य हैं, वहीं से अशोक सम्राट हैं, वहीं से सारे लोग हैं। तो उनका जो कार्य हुआ, या लोकतंत्र की जननी जिसको कहिएगा, वो वहीं से है। वैशाली हमारी लोकतंत्र की जननी है। तो लोकतंत्र कैसे मजबूत रहे और हमारा विकास कैसे बिहार का हो और बिहार के विकास को विकसित बिहार और आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए माननीय नीतीश जी के अगुवाई में हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट रहा है और वो आगे भी रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस पर पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे देश के 6 राज्यों के किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए की ट्रांसफर करने वाले हैं और ये राशि प्रधानमंत्री किसान निधि की अगली किश्त होगी। देश में अलग अलग जगहों पर बीजेपी के मंत्री और सांसद किसान चौपाल लगाएंगे, पीएम के संबोधन को सुनेंगे और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महरौली, जबकि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में किसानों के साथ पीएम का भाषण सुनेंगे। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अब तक करीब 2 करोड़ किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
और बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का स्वागत किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में रेणु देवी ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान कल्याण योजनाओं के कारण किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है। और इधर रेणु देवी ने कृषि सुधार कानून का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। बात करते हैं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से। प्रधानमंत्री की तरफ से मैम 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम है उसके जरिए। कैसे देख रही हैं इसे? देखिए, ये बहुत अच्छा स्कीम है, ये आज नहीं जा रहा है, नया स्कीम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की दुगनी आय करने के लिए शुरू से ही इन्होंने आज हो गए उनके बहुत साल, जिसमें हमें 6,000 रुपया जो है साल में मिलता है, 2-2 हज़ार का ट्रांसफ़र होता है। हमारे 9 करोड़ जो है किसान रजिस्टर्ड हैं, और भी किसान हमारे रजिस्टर होंगे उनको भी जाएगा, लेकिन 9 करोड़ किसानों को तो पैसा जाता है। और ये पैसा अगर 2,000 जाता है तो 2,000 उनके खाते में पहुंचता है। बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में किस तरह से किसानों को फायदा होगा, क्योंकि बिहार में गन्ना का उत्पादन करने वाले भी किसान हैं और भी किसान हैं। देखिए, सबसे बड़ी, मैं तो सबसे पहले उनको बधाई देती हूँ, जितना धन्यवाद दे सकती हूँ अपने बड़े गार्जियन माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने गन्ना के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, जो हमारे डायरेक्ट गन्ना किसान जो रजिस्टर है उनके खाते में पैसे जाएंगे और उससे उनका गन्ना का विकास और ज़्यादा होगा। देखती हैं, खासतौर से मैं अगर इसको देखूं कि एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री किसानों से संवाद कर रहे हैं, तो जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन को हवा देने की विपक्ष की कोशिश हो रही है, उसकी धार को कुंद करने की तैयारी है प्रधानमंत्री की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सब किसान जानते हैं, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ जिसके कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी किसान उसमें आंदोलन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे और भी जगह, वहाँ भी नहीं कर रहे हैं। ये तुच्छ किसान जो कि बीच में दलाली वाले काम जो होता है, जिसका काम करते हैं, उन्हीं को बेसी तकलीफ लग रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि मेरा पैसा मंडी से हम लेते हैं तो मंडी से मेरा जो मंडी में औने पौने भाव लिए और हमें MSP के बेच देते हैं, तो इससे उनको तकलीफ होता है। अब तो डायरेक्ट किसान को जाएगा, किसान को पैसा मिलेगा, इसलिए इससे किसान को कोई लेना देना नहीं है। एक बड़ी तोहफा है और किसान को काम करने का, क्योंकि अभी जलवायु परिवर्तन भी हो रहे हैं, उसमें भी हमारे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और नई तकनीक से वो अपना काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं, जिनका कहना है कि किसानों के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए दूसरी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। वैशाली से खबर है, जहां के महनार में बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला से 29,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है और लुटेरों की तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे बाइक पर सवार अपराधी महिला का पीछा कर रहे हैं और दिन दहाड़े पैसे छीनकर आराम से चलते बने। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की निगाहें हैं, छानबीन पुलिस कर रही है। और अगली खबर है सुपौल से, जहां पूर्व वार्ड पार्षद हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। सदर थाने में तीनों से पूछताछ हो रही है। ललित यादव की अपराधियों ने हत्या की थी। 4 नकाबपोश अपराधी थे जिन्होंने फायरिंग की थी। नगर परिषद के वार्ड संख्या 28 की यह घटना थी। हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है और 3 जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे अभी भी नगर थाने में पूछताछ चल रही है। ललित यादव की गोली मारकर हत्या की गई, उसी मामले में लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। और पटना से अगवा राइस मिलर भाइयों के गायब हुए 18 दिन हो गए, लेकिन आज तक पटना पुलिस उनका सुराग नहीं लगा पाई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, SIT का गठन भी हो गया, लेकिन दोनों भाई कहां हैं इसका पता अभी तक नहीं। तो जाहिर है कि परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। पुलिस कर रही जल्द पता लगाने का दावा। परिवार का शक है कुछ लोगों पर, उनके भी हम लोग गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और शीघ्र हम लोग उद्भेदन इसके से कर लेंगे। कुछ लीड्स हम लोग को मिले हैं। मां को आश्वासनों पर नहीं है भरोसा। पुलिस कर रहा है 3 दिन से, कर रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं मिला, अभी तक पता नहीं चला। पिता चाहते हैं कैसे भी लौट आए लाल। हम कहनी सर के हमारा कहीं से अथी कर लो, तो हम लोग अथी लगे हुए हैं। आंखों में बेबसी के आंसू लिए ये हैं 70 साल के भरत प्रसाद। कई दिनों से बेटों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों बेटे कहां हैं इसकी खबर परिवार को तो क्या, पुलिस को भी नहीं है। मामला दर्ज हुआ, SIT का गठन हुआ,
लेकिन 20 दिन बीतने को हैं, फिर भी भाइयों का पता नहीं चल पाया है। डिप्टी सीएम मुलाकात करने घर तक पहुंचे, डीजीपी तक ने आश्वासन की घुट्टी पिलाई, लेकिन बेटों को लेकर अनहोनी की पीड़ा कम नहीं हो पा रही है। अब तो धैर्य भी जवाब दे चुका है। परिजन पुलिस की कार्यशैली से असहज महसूस कर रहे हैं। तो रोज हो रहा है, ऐसी छानबीन हो रहा है, सब लोग कह रहा था, हम लोग सुन रहे थे। 8 दिन लग गया, वो अक्सर सफारी गए थी मैं, 8 दिन के बाद मालूम हुआ कि बैठ के गया है। सबको कहना है कि वो लोग चल गए हैं, लेकिन हमको ये संतुष्टि नहीं है कैसे चल गए। हम लोग कोई साक्ष्य मांग रहे हैं कि आप वाकई में चल गए हैं, जिससे हम लोग को संतुष्टि मिल जाए। बाकी तो हम लोग को परिवार के साथ है, साथ चल रहे हैं। पुलिस ये कह रही है कि वो चले गए हैं, जी जी, जाने के पीछे कोई रीजन भी तो होना चाहिए। ये हम लोग को नहीं पता है, ऐसा हमारे घर में कोई ऐसा बात नहीं हुआ था। 19 दिन के बाद पुलिस दोनों भाइयों का पता लगाने में नाकाम रही है, लेकिन आलाधिकारी दावों का हवाई महल बनाते नहीं थकते। सवाल है कि सिर्फ दावा करने और अपनी पीठ थपथपाने से दोनों व्यवसायी भाई मिल जाएंगे या फिर इसके लिए ठोस कदम उठाना होगा। हम लगातार एफआईआर दर्ज करने के बाद लगातार उस केस को हर दिन हम लोग देख रहे हैं और टीम्स बाहर भी रेड कर रही हैं। हम लोग हर एंगल से देख रहे हैं। किडनैपिंग वाली बात जो एफआईआर में आई है उसकी पुष्टि फिलहाल तो फुटेज से नहीं हुई है, लेकिन परिवार का शक है कुछ लोगों पर, उनके भी हम लोग गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं और शीघ्र हम लोग उद्भेदन इस केस से कर लेंगे। कुछ लीड्स हम लोग को मिले हैं। 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने धमकी भरे अंदाज में पुलिस की कार्यशैली सुधारने की नसीहत दी है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। राज्य में जनवरी से सितंबर तक औसतन 638 अपहरण के मामले सामने आए, जबकि सिर्फ अक्टूबर महीने में 765 केस दर्ज हुए। फिरौती के लिए अपहरण की बात करें तो 9 महीने में औसतन 2.2 मामले आए, जबकि सिर्फ अक्टूबर में 5 केस फाइल हुए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर है वैशाली से, जहां के महुआ थाने के गदोपुर गांव में अपराधियों ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी। अपराधियों ने दोनों भाइयों को उस समय गोली मारी जब वो सो रहे थे। गोली लगने से घायल विकास और अमित दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है और अभी तक घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी, सोई अवस्था में अपराधियों ने गोली मारी है। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर किया गया दोनों को। महुआ थाने के गदोपुर की यह घटना है। नए साल से पहले सिवान पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। खासकर अपराधियों और शराब तस्करों पर नजर रखी जा रही है। जिले में बिहार और यूपी का बॉर्डर है और तस्कर यूपी के रास्ते शराब की खेप बिहार लेकर पहुंचते हैं और ऐसे में श्रीकरपुर चेकपोस्ट पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आने जाने वाली जितनी गाड़ियां हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। बॉर्डर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। सिवान बिहार यूपी का बॉर्डरिंग इलाका होने के कारण 1 जनवरी को लेकर सिवान पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। आप देख सकते हैं सिवान पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग किया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डरिंग इलाका है और यहाँ से शराब जो कारोबारी है लगातार शराब की खेप ले जाते हैं। फौज नया साल है जिसको लेकर लगातार आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो पुलिस है मुस्तैद है। वहाँ जांच के जांच चालान काटा जा रहा है और लगातार पैनी नजर है कि जो शराब माफिया है वो शराब लेकर नहीं जा। नए साल को देखते हुए सिवान एसपी द्वारा ये लगातार आदेश दिया गया है और चेकिंग की जा रही है। किस तरह का चेकिंग किया जा रहा है और क्या वाहन चेकिंग है हो रहा है? जैसे माने कोई अपराधी के हथियार लेकर नहीं जा रहा है, ऐसे छीन छान की घटना अधिक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसी के संबंध में हम लोग शराब को भी देखते हुए इस तरह का शराब भी माफिया बहुत गाड़ी पर लेकर जा रहा है सब लोग, ये सब चेकिंग चल रहा है। तो सिवान एसपी द्वारा नए साल को देखते हुए लगातार पैनी नजर है। सिवान जिले के जो विभिन्न थाने हैं वहाँ आदेश दे दिया गया है कि आप लोग पैनी नजर रखें। जो शराब कारोबारी है वो शराब की खेप को लगातार ले जा रहे हैं, जिसको लेकर वही नए साल में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो न हो, जिसको लेकर सिवान एसपी द्वारा लगातार निर्देश दिया जा रहा है, जिसको लेकर सिवान पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मैराथन बैठक की है और बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि उनकी कोशिश है कि मार्च में प्रधानमंत्री मोदी इसका शिलान्यास करें। साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च 2021 से दरभंगा एम्स में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
पहले सत्र में 50 छात्रों का दाखिला होगा। अश्विनी चौबे ने दरभंगा एम्स के नक्शे को देखा, साथ ही उस जमीन का मुआयना किया जहां एम्स का निर्माण होना है। एम्स पर हुई मैराथन बैठक में अश्विनी चौबे के साथ दरभंगा के डीएम त्यागराजन, डीएमसीएच के प्रिंसिपल और अधीक्षक मौजूद रहे। और आपको यह बताएं कि इसी साल दरभंगा में एम्स निर्माण की केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसके लिए राशि भी जारी कर दी गई है। मार्च महीने में हमारा प्रयास है, हम प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करने जा रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि चूंकि कैबिनेट की स्वीकृति एम्स की हो चुकी है, आप जानते हैं कि 1200 करोड़ लगभग 1200 करोड़ की राशि उसके लिए स्वीकृत हुआ है। 750 बेड बनने हैं और हर प्रकार से डीपीआर भी, उसका प्राइमरी डीपीआर जो होता है वो तैयार हुआ है हाइट्स के द्वारा। अब आगे विस्तृत रूप से टेंडर की प्रक्रिया में हम लोग जाने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एसकेएमसीएच के निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई। इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों की क्लास लगाई। 3 महीने के भीतर काम नहीं पूरा होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। आपको बताएं कि निर्माण का काम मार्च 2020 तक पूरा होना था, लेकिन निर्माण कंपनी विजेता कंस्ट्रक्शन की सुस्ती के कारण यह काम पूरा नहीं हो पाया, जिससे मंत्री नाराज दिखे। दरभंगा से लौटने के दौरान केंद्रीय मंत्री अचानक एसकेएमसीएच पहुंच गए। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। और सहरसा के पतरघट प्रखंड के किसान नीलगाय से परेशान हैं। धवौली गांव के किसानों का कहना है कि नीलगाय ने उनकी गोभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अब नीलगाय के कारण गेहूं की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो बार बार वन विभाग को इसकी सूचना दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि वन विभाग ने सूचना के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नीलगाय जो हम लोगों को क्षति दे रहा है, जो कहना मुश्किल है, जो हम लोग आगे दिन और भी फसल कैसे करेंगे। हाल ही में हम लोग को भी सारा का सारा नुकसान कर गया। अब गेहूं लगाए हैं, गेहूं भी नुकसान हो जाएगा। नीलगाय पिछले साल भी इधर आया था, तो जिससे हम लोग का लाखों का संपत्ति बर्बाद कर चुका है। अगले साल भी हम लोग को वन विभाग और इस बार भी आया है। इस बार आया तो गोभी का तो ले ही लिया और बचा है गेहूं में की भी में घुसना चालू हो गया है। नीलगाय है, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। आपके कहने पर जानकारी मिली है, हम इसको संज्ञान में लेते हैं और अपने स्टाफ को भेज करके उसकी जानकारी लेकर के जो आवश्यक कार्यवाही होगा हम लोग करेंगे। ठंड और कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देर से चल रही हैं और जिससे यात्रियों को काफी मुश्किल हो रही है। पटना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से बात की शैलेंद्र ने। ठंड और कुहासे में सबसे ज्यादा ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ता है। ट्रेनें लेट से चलती हैं। हालांकि कोरोना के कारण कई ट्रेनें नहीं चल रही हैं, ट्रेनों की संख्या कम है, लिहाजा मुश्किल थोड़ी कम जरूर है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। श्रमजीवी एक्सप्रेस पिछले 1-1.5 घंटे के कहा जा सकता है कि देर से यहाँ पर पटना जंक्शन पहुंची है। इसके अलावा कई ट्रेनों को जो सुबह में पहुंचना था वो ट्रेनें अभी तक नहीं पहुंची। संपूर्ण क्रांति ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है, उसे सुबह में ही पहुंचना होता है। कुछ यात्री भी हैं जो इस ट्रेन से सफर करके आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। ट्रेनें लेट चल रही जी, 1 घंटा लेट थी हमारी। कुहासे में आप परेशानी होती होगी ठंड में, क्योंकि कई ट्रेनें भी परेशानी है। अभी बिहार 10+2 का एग्जाम भी है, तो बच्चों को थोड़ा परेशानी हुई आने में। ठंड और ट्रेनों को लेट लतीफी में काफी दिक्कत होती होगी यात्रा में। दिक्कत तो है, और दूसरी बात है कि जो ये ट्रेन है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है नहीं। पूरी खिड़की के आप देखेंगे तो साइड में रात भर हवा चलती रही है, और लेट तो है 1 घंटा ट्रेन, तो थोड़ा परेशानी भी है। और ट्रेन की सीटें अवेलेबल नहीं हो रही आजकल। काफी मुश्किल है ठंड में सफर करना। जी हाँ, सफर दिल्ली में थोड़ा सा सफर तो मुश्किल है। जो लोग नॉन एसी में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल है जी। तो बिल्कुल देखिए, सफर करना बहुत ही मुश्किल है। चाहे आप एसी में कर रहे हो तो ट्रेन लेट है, नॉन एसी में कर रहे हो तो ठंड से आपको परेशानी होगी। तो कुल मिलाकर के देखिए, रेलवे ने एंटी फॉग सिस्टम भी लगाया है, लेकिन उसके बाद भी परेशानी कम नहीं हो रही है। उसके बाद भी ट्रेनों की लेट लतीफी ठंड और कुहासे के वजह से जारी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, सासाराम में सर्दी का हाल क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रह रहा है और जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी अजित कुमार ने। सासाराम में सर्दी का सितम जारी है और टेम्परेचर लगातार गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
मैं अभी सासाराम में हूँ, एक चाय के स्टॉल पर हूँ। आप देखिए कैसे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहाँ जो है हांडी में चाय बनती है। ये देखिए यहाँ हांडी का चाय लोग यहाँ पर पीते हैं और पूरी तरह से परंपरागत तरीके से हांडी का चाय यहाँ पर उबल रहा है। जो सर्दी है उसको दूर करने की कोशिश में। तब कैसा है इस बार? बहुत ज़्यादा, जब से पछुआ हवा, ठंडी पछुआ हवा चल रही है, सर्दी का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। और ऐसे में खास करके जब तापांतर ज़्यादा हो, दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर है, तो सुबह और शाम छोटे छोटे बच्चों और वृद्धजनों को बचा कर रखने की ज़रूरत है। और हम तो यही कहेंगे कि वृद्धजन जो टहलने वाले लोग हैं, धूप निकलने के बाद ही वे लोग बाहर निकले ताकि ठंडी से बचा जाए। क्या स्थिति है सर्दी का? काफ़ी अभी ठिठुरती हुई स्थिति है मौसम की, और ख़ास करके जो हृदय रोगी हैं या मधुमेह वाले रोगी हैं, उन लोगों के लिए सुबह में निकलना बड़ा ही दुष्कर है और दुष्प्रभाव उनके शरीर के स्वास्थ्य पर जो है काफ़ी पड़ेगा। तो कैसे सर्दी मिटाते हैं आप लोग? चाय वगैरह पीते हैं? हम लोग चाय सुबह में जो है, ये तिवारी जी का चाय का दुकान है, उसी पर हाड़ी चाय हम लोग पी करके मौसम का सामना करते हैं। और लोगों का कहना है कि जो खासकर बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, जो कई विद्यालय ऐसे हैं जो सुबह में ही खुल रहे हैं, खासकर बड़े बच्चों का, तो ऐसे स्थिति में उन लोगों के सामने परेशानी बढ़ गई है। और यह कह सकते हैं कि सर्दी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो सासाराम में जारी है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अब बात करते हैं क्रिसमस की। तो क्रिसमस के मौके पर सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमार शर्मा सांता क्लॉज की भूमिका में नजर आए। वशिष्ठ दत्तक ग्रहण संस्था में जाकर डीएम ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। सांता क्लॉज के रूप में डीएम को अपने बीच पाकर बच्चे बेहद खुश नजर आए। डीएम ने इन बच्चों के साथ केक काटा, काफी देर तक बच्चों को अपनी गोद में खिलाया। सांता क्लॉज की भूमिका में आप नजर आ रही हैं, क्या कहना है? जी, आज रात जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था और उसके लिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो सांता क्लॉज हमेशा सब बच्चों का ड्रीम रहता है कि सांता क्लॉज आए और उन्हें गिफ्ट्स दे। तो ये सारे बच्चे हमारे लिए विशेष बच्चे हैं और हम लोग इसलिए आज इनके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं कि हम लोग इनके साथ क्रिसमस मना सके। तो विश्व भर में क्रिसमस का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बेतिया में भी गिरजाघर में देर रात तक लोगों ने विशेष पूजा की। 12 बजे प्रार्थना सभा और प्रभु के जन्म उत्सव के साथ लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। क्रिसमस को लेकर कैथोलिक समुदाय के लोगों में जहां उत्साह दिखा, वहीं दूसरे धर्म के लोगों में भी हर्षोल्लास दिखा। इस मौके पर गिरजाघर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और इस बार क्रिसमस और खास इसलिए हो गया कि बेतिया अपनी स्थापना का 275वां वर्षगांठ भी मना रहा है।